जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 28 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आप लोग 1 से लेकर 27 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 28 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखिए मेरा जो सिलेक्शन है हो चुका है, सरकारी जॉब लग चुका है, इसलिए मैं जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको जरूर कीजिए, ठीक है। और देखिए आपका यूट्यूब पर ऐसा पहली बार हो रहा है जो कि आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराया जा रहा है। जीके का पूरा 100% कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आपको कराया जा रहा है। इसलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए ज्वार भाटा, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो जो प्रगामी तरंग सिद्धांत है किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो ज्वार भाटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है जो प्रगामी तरंग सिद्धांत होता है, ये आपका ज्वार भाटा की उत्पत्ति के व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, आप सबको बताना है। ऑप्शन दिया है जीबी एयरी, विलियम वेबेल, लाप्लास और डेविस। आप सब बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन विलियम वेबेल ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलियम वेबेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, कह रहा है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। किसके गुरुत्वाकर्षण कारण ज्वार भाटा आता है। पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर, मतलब किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसके कारण ही ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरक्षित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बताइए। उन्हें क्या कहा जाता है, संरक्षित हो आते हैं तो उन्हें बृहत ज्वार कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उन्हें बृहत ज्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है आपको एग्जाम को लेकर। अब आपको जीके का टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है बताइए। दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर कितना होता है। 12 घंटे 26 मिनट, 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 32 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट। क्या जवाब है आप लोगों का। तो देखिए जो दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर होता है ना, आपका 24 घंटे 52 मिनट होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 घंटे 52 मिनट। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है। 12 घंटे 16 मिनट, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे 52 मिनट, 24 घंटे 26 मिनट। बताइए क्या जवाब है आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो अर्ध दैनिक ज्वार भाटा है ये आपका 12 घंटे 26 मिनट के बाद आता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम लोग पीछे वाले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, वहाँ सबका बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुँच कर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेती है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं बताइए। तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को क्या कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, बृहत ज्वार। महासागरीय और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण आती है बताइए। महासागरीय और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण आता है। सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण। बताइए। देखिए नीचे आपका ऑप्शन दिया है, बताना केवल एक सही है या आपका 2 3 सही है, इस तरीके से बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल के कारण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण, ये तीनों कारण आता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर देखिए एक तरफ कथन दिया है, एक तरफ कारण दिया है, ठीक है। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार का मतलब लघु ज्वार आता है। और कारण दिया है कि इस दिन सूर्य और चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। अब आप सभी को बताना है ऑप्शन देखकर क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह यहाँ भी प्रश्न दिया है, एक तरफ कथन एक तरफ आपको दिया है कारण। बृहद ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या तथा पूर्णिमा को आता है और इस दिन सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो बताइए क्या जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आप लोग बताइए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सही कथन बताना है। तो देखिए किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच 12 घंटे 52 मिनट का अंतर होता है, ये तो सही है। लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% ज्वार मतलब 20% नीचा ज्वार आता है, ये भी सही है। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है, ये भी सही है। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, बताइए। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। पूरे विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार जो होता है आता है आपका फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है, बताइए। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव आपका होता है चंद्रमा का। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अधिक प्रभाव चंद्रमा का होता है। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिनों का अंतर होता है, बताइए। आमतौर पर बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच का अंतर कितना होता है, कितने दिनों का, तो 7 दिनों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 7 दिनों का अंतर होता है। तो देखा क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हो गया है इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी इस चैनल से जुड़ जाइएगा और जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग कीजिए, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी बताना है कि जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेजन। अमेजन नदी जो है ये जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। तो राइन नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइन नदी जो है आपको ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। वोल्गा नदी जो है, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है। आप सभी को बताना है कि वोल्गा नदी जो है कहाँ गिरती है। तो कैस्पियन सागर में, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग डेली शाम को 6 बजे जुड़िए और अगर आप लोग को जीएस कंप्लीट करना है तो जीएस के लिए क्लास चलता है आप 8 बजे, ठीक है। 8 बजे जुड़िए आप लोग जीएस के लिए, और जीके के लिए स्पेशल जीके के लिए आप लोग 6 बजे शाम को जुड़िए। और आप देखिए आपका जो है ग्रुप डिस्कशन भी चलता है 9 बजे रात को लाइव क्लास में, ठीक है। तो ये क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन चलता है, ठीक है। तो ये तीनों क्लास आप लोग अटेंड कीजिएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है, बताइए। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि नील नदी को ही मिस्र सभ्यता का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, बताइए। यूरोप की कौन सी नदी जो है कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, राइन नदी। राइन नदी को यूरोप का कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो यूरोप का कोयला नदी कौन सी है, तो राइन नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा प्रश्न सभी के सभी। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपको दिया है, विश्व की
सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, मतलब विश्व की कौन सी सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, मतलब उस नदी से व्यापार होता है। ठीक है, तो आप लोग बताना है विश्व की सबसे कौन व्यस्त व्यापारिक नदी है, आप लोग बताना है। आप लोगों का ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइन नदी। ये विश्व की ऐसी नदी है जो कि सबसे व्यस्त नदी है व्यापार की दृष्टि से। ठीक है, इस नदी में व्यापार बहुत अधिक मात्रा में होता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, आप लोग बताइए कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा वोल्गा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा नदी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, बताइए। कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, वो कौन सी नदी है? तो उसको जायरे नदी कहते हैं, जायरे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है उसको जायरे नदी कहते हैं। चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग। देखिए प्रश्न आपको दिया है, पुराना तथा परागे, मतलब पराना तथा परागवे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। यानी कि जो पुराना है और परागवे जो नदियां हैं उसके संगम के बाद मतलब क्या नाम पड़ता है, यही बताना है आप लोगों को। कि जब आपस में जब दो नदियां मिल जाती है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ला प्लाटा। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, उसको ला प्लाटा कहा जाता है, करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, बताइए आप लोग कि किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, नील नदी। नील नदी का जो उद्गम है ना आपका भूमध्य रेखा के समीप से होता है। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो देखिए राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, हवांगहो। हवांगहो जो नदी है ये विश्व की सबसे ज़्यादा विश्वासघाती नदी है, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके पास अगला प्रश्न है, बताइएगा। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको यूट्यूब पर ऐसा पहली बार सेशन चलाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बस अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग इस चैनल से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अपना लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आपका लाइक जो है बेकार ही जाएगा ना, इसलिए अपना लाइक जरूर कीजिए। दिया काहे के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, बताइए। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, आप लोगों को बताना है कि मकर रेखा से कौन सी नदी 2 बार गुजरती है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी जो है ना ये मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, राइन नदी। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? जो महाबली गंगा है ये किस देश की सबसे बड़ी नदी है, आप लोगों को बताना है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रीलंका। महाबली जो गंगा है ये आपका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, जो कि सीधे आपको ये सब प्रश्न एग्जाम में आपका आएगा, कोई भी जॉब का तैयारी करते हैं। ठीक है, प्रश्न सब यही सब रहता है, बस आप लोग एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, आप कोई भी एग्जाम को फोड़ दीजिएगा। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए। तो देखिए राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, गंगा। गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम आपका हो जाएगा यांगतजे। यांगतजे जो है ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, यांगतजे। निम्नलिखित में से किस नदी को
तेल नदी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो तेल नदी के नाम से जाना जाता है आपको नाइजर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी, आप सभी को बताना है। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वोल्गा। जो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, वोल्गा। ठीक है। लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी यानी कि रेड रिवर। रेड रिवर जो है किस देश में बहती है, आप सभी को बताना है कि लाल नदी जो है ये कौन से देश में बहती है। तो देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, वियतनाम में। वियतनाम में आपको लाल नदी बहती है, वियतनाम में। राइट आंसर डी हो जाएगा। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है, बताइए। एशिया की एशिया की जो विशाल नदी है वो मेकांग नदी है। ठीक है। और ये कौन से देश में नहीं बहती है, बताइए। एशिया की सबसे विशाल नदी है आपका मेकांग नदी, और ये कौन से देश में नहीं बहती है? तो मलेशिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मलेशिया में नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीन नदी कहाँ बहती है, बताइए। सीन नदी कहाँ बहती है, बताइए सभी लोग। सीन नदी कहाँ बहती है? तो देखिए सीन नदी जो है आपका फ्रांस में बहती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो सीन नदी है आपका, सीन नदी फ्रांस में बहती है। मर्गे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है, बताइए। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? आप सभी को बताना है कि मर्रे डार्लिंग नदी जो है कहाँ बहती है। तो देखिए जो मर्रे डार्लिंग नदी है आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, मर्रे डार्लिंग नदी आपका ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है, बताइए। यानी कि नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, वह कौन सी नदी है, आप लोगों को बताना है। देखिए उस नदी को हम लोग कहते हैं कोलोरेडो। राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलोरेडो। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, बताइए। कौन सा शहर है जो नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, आप सभी को बताना है। तो देखिए खार्तूम जो शहर है ना, ये आपका जो खार्तूम शहर है आपका नीली और सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर जो है मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है, आपको बताना है कौन सा शहर है। तो देखिए सेंट लुइस जो शहर है आपका मिसिसिपी और मिसौरी के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर स्थित है? कौन सा शहर जो है दजला एवं फरात नदियों के संगम पर है? तो देखिए बसरा जो शहर है ना आपका, ये आपका दजला और फरात नदियों के संगम पर है, बसरा शहर। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अस्चुतकील नदियों के संगम पर स्थित है? बताना है कौन सा शहर जो है डिलोवेयर तथा अस्चुतकील नदियों के संगम पर है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका फिलाडेल्फिया। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, फिलाडेल्फिया है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। लंदन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लंदन किस नदी के किनारे है आपका है? तो देखिए थेम्स नदी के हैं। लंदन जो है थेम्स नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जो पेरिस शहर है ये कौन सा नदी के तट पर है? पेरिस। तो देखिए जो पेरिस है ना, पेरिस आपका सीन नदी के तट पर है। पेरिस आपका सीन नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? जो बुडापेस्ट शहर है ये कौन सा नदी के किनारे है? बुडापेस्ट शहर कौन सा नदी के किनारे है? तो देखिए जो बुडापेस्ट शहर है आपका डेन्यूब नदी किनारे है, डेन्यूब नदी। राइट आंसर डी हो जाएगा, बुडापेस्ट शहर डेन्यूब नदी। रोम यानी कि जिसको बोलते इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है, बताइए। रोम यानी इटली नगर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टाइबर नदी। जो रोम यानी इटली है आपका टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं अवस्थित है, बताइए। डेन्यूब नदी किनारे नहीं है, कौन सा शहर है जो डेन्यूब नदी किनारे नहीं है? देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा रोम।
रोम जो है ये आपका डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। रोम जो है आपका डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर ये आपका टाइबर नदी किनारे है। रोम टाइबर नदी किनारे है, ये डेन्यूब नदी किनारे नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को लेकर। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है बताइए। जो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है किस नदी के तट पर है। तो जो फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह है ये आपका गेरून नदी के तट पर है। राइट आंसर डी हो जाएगा। फ्रांस का जो आपका बोर्डो बंदरगाह है आपका गेरून नदी के तट पर है। यांग तेज नदी के मुहाने पर क्या होता है बताइए। यांग तेज नदी के मुहाने पर क्या है। तो जो यांग तेज नदी के मुहाने पर संघाई नगर स्थित है। ठीक है, संघाई नगर स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है बताइए। कौन सा नगर जो है वो कोई भी नदी के तट पर नहीं है। तो कोई भी नदी के तट पर नहीं है, उसका नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है यहाँ पर कोई भी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ। इस्तांबुल राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, इस्तांबुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल जो है आपका काफ़ी इस चैनल से प्रॉफिट होने वाला है। ये आपका चैनल बहुत आपका जीवन में रंग लाएगा। ठीक है, आपका लाइफ चेंज कर देगा, इसलिए आप लोग चैनल से जरूर जुड़िए। निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब किसका मिलान गलत है बताइए, किसका मिलान सही नहीं है। तो देखिए जो वियना है ना, देखिए यहाँ पर देखिए वान राइन नदी किनारे तो सही है। काहिरा जो है नील नदी किनारे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है। लेकिन वियना आपका जो है ना ये आपका वोल्गा नदी किनारे नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है बताइए। कौन सा जोड़ा जो है सही है, कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए यहाँ पर बगदाद जो है ना टिग्रिस नदी किनारे, ये आपका राइट आंसर है। बगदाद जो है ये टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ बगदाद है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैमबर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है बताइए। हैमबर्ग किस नदी के मुहाने पर है। तो देखिए जो हैमबर्ग है ये आपका एल्ब नदी किनारे है। एल्ब नदी किनारे बसा हुआ है हैमबर्ग। राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी किनारे बसा हुआ है बताइए। कौन सा शहर जो है वो नील नदी किनारे पर बसा हुआ है, नील नदी के तट पर है। देखिए खार्तूम जो शहर है ना आपका नील नदी किनारे। खार्तूम आपका नील नदी किनारे पर बसा हुआ है। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है बताइए। जो मेकांग डेल्टा है ये आपका कहाँ है। तो देखिए जो मेकांग डेल्टा है आपका वियतनाम में है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है, वियतनाम। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताइए। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही नहीं है, इनको गलत है। तो देखिए आपका लंदन आपका टेम्स नदी किनारे राइट है। वियना जो है डेनियम नदी किनारे है। न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे है। लेकिन जो बर्लिन है ना, बर्लिन आपका ये राइन नदी किनारे नहीं है। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, यही आपका गलत है। वियना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है बताइए। वियना शहर किस नदी किनारे है, तो ये बताइए। यहाँ पर देखिए वियना शहर जो डेनियम नदी किनारे है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वियना शहर डेनियम नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो किस नदी के किनारे मतलब किनारे बसे हैं बताइए। ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिवर प्लेट के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ शहर दिया है और एक तरफ आपको नदी दिया है। ठीक है, एक तरफ शहर एक तरफ नदी दिया है, आपको मिलान करने हैं। आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए जो जबलपुर है ना, जबलपुर आपका नर्मदा नदी किनारे है। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। आपका पेरिस जो है आपका सिंध नदी किनारे है। पेरिस सिंध नदी किनारे है। और लंदन जो है आपका लंदन जो है आपका थेम्स नदी किनारे है। और जो लाहौर है, लाहौर रावी नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि ये सब देखिए आपका ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए एक तरफ नदी एक तरफ मतलब एक तरफ नगर है एक तरफ नदी है। आप सभी को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो बेकांग है ना, बेकांग आपका मेनाम यानी कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। नोमपेन जो नोमपेन है, नोमपेन आपका मिकांगो नदी के किनारे बसा हुआ है। हनोई जो है आपका लाल नदी जिसको बोलते हैं रेड रिवर के किनारे बसा हुआ है। और यांगून
यांगून जो आपका इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, बताइएगा। यहाँ पर एक तरफ नगर एक तरफ नदी दिया हुआ है, बताइए। एक तरफ नगर है एक तरफ नदी है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर होगा ना आपका लंदन जो है, लंदन आपका टेम्स नदी किनारे है, लंदन आपका टेम्स नदी किनारे बसा हुआ है। एंटवर्प जो एंटवर्प है आपका सेल्ट नदी किनारे है, एंटवर्प सेल्ट नदी किनारे बसा हुआ है। और रोटरडम जो है ये आपका राइन नदी किनारे है, रोटरडम राइन नदी किनारे बसा हुआ है। और हैम्बर्ग जो है आपका इल्बे नदी के बसा हुआ है, इल्बे नदी किनारे, हैम्बर्ग इल्बे नदी किनारे बसा हुआ है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तरफ यहाँ पर आपको नदी दिया हुआ है, एक तरफ शहर दिया हुआ है, मतलब इस नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा सत अल अरब। सत अल अरब जो है, सत अल अरब नदी किनारे आपका जो शहर है आपका बसरा है। सत अल अरब जो नदी किनारे बसा हुआ शहर उसका नाम है बसरा। और पराग्वे नदी किनारे आपका बसा हुआ शहर नाम है उसका मतलब एस सी एन नाइजर किनारे आपका जो बसा हुआ शहर का नाम है आपका नियामी। और डेन्यूब नदी जो है आपका बियना, ठीक है, डेन्यूब नदी किनारे बियना शहर है। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है नगर और नदी, एक तरफ नगर दिया है एक तरफ नदी दिया है। तो देखिए यहाँ पर जो बर्लिन है, बर्लिन आपका जो है आपका ये आपका स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, बर्लिन स्प्री नदी किनारे है। और जो लाहौर है, लाहौर आपका रावी नदी किनारे बसा हुआ है, लाहौर आपका रावी नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो न्यूयॉर्क आपका है ये आपका हडसन नदी किनारे आपका बसा हुआ है, जो न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी किनारे है। और जो रोम है रोम टाइबर नदी किनारे है। तो इसका अनुसार ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए मेरा भी सरकारी जॉब हो चुका है, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है। अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, और जितना हम करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं आप लोग उतना कीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग ये वीडियो में 30 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 29 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया है आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए। आसवान बांध किस नदी पर है? तो देखिए जो आसवान बांध है आपका, आसवान बांध आपका नील नदी पर है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आसवान बांध नील नदी पर बनाया गया है, करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है आप सभी को बताना है। अकोसोम्बो बांध किस नदी पर स्थित है? तो बोल्टा नदी पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। अकोसोको बांध आपको बोल्टा नदी पर बनाया गया है। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर है बताइए। तो देखिए जो करीबा बांध है आपका जेम्बेजी नदी पर है, राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। करीबा बांध कौन सा नदी पर है? जेम्बेजी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब है आपको एग्जाम के लेकर। कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है बताइए। कैंजी बांध कौन सा नदी पर है? तो देखिए जो कैंजी बांध है आपका नाइजर नदी पर है, राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। जो आपका कैंजी बांध है ये नाइजर नदी पर बनाया गया है। ग्रैंड कूली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कूली डैम की कौन सा नदी पर है? तो ग्रैंड कूली डैम जो है आपका ये आपका कौन सा नदी पर है? तो आपका कोलंबिया नदी पर है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ग्रैंड कूली डैम आपका कोलंबिया नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। हुअर डैम जो है आपका निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है बताइए। हुअर डैम कौन सा नदी पर बनाया गया है? तो देखिए जो हुअर डैम है आपका ये कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हुअर डैम आपका कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है, कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। देखिए आपका ये चैनल है, आपका ये परिवार है, और आप इससे नहीं जुड़ते हैं तब बहुत बड़ा गलती करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बेहतरीन खास रहने वाला है। ये आपका यूट्यूब पर पहली बार आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है जीके का बिल्कुल फ्री में।
आपको एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। देखिए आपका जीके का क्लास भी चलता है, जीएस का भी चलता है, और रात को 9 बजे आपका ग्रुप डिस्कशन भी चलता है। तो ये सभी के सभी क्लास को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और अपने सिलेक्शन पाइए, ठीक है, अपने सपना को साकार कीजिए। आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, काहे, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, इसका नाम क्या है बताइए। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध जो है वो नील नदी पर बना है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आपका हो जाएगा आसवान। राइट आंसर बी हो जाएगा। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है और इसका नाम हो जाएगा आसवान। थ्री गार्जेज डैम किस नदी पर निर्मित है। थ्री गार्जेज डैम कौन सा नदी पर है, तो यांग टीसी केयांग नदी पर बनाया गया है थ्री गार्जेज डैम। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉर्नविले बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, बताइए। बॉर्नविले जो बांध है कौन सा नदी पर है, तो बॉर्नविले जो बांध है आपका कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर ये हो जाएगा, बॉर्नविले बांध कोलंबिया नदी पर बनाया गया है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो रोगवंशकी, मतलब ये बांध जो आपका तजाकिस्तान में है, रोगवंशकी, ठीक है, ये आपका विश्व के सबसे ऊंचा बांध है रोगवंशकी और ये तजाकिस्तान में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आसवान उच्च बांध स्थित है, बताइए आसवान उच्च बांध कहाँ पर है, तो आसवान उच्च बांध आपका स्थित है मिस्र में। राइट आंसर बी हो जाएगा। जो आसवान उच्च बांध है आपका मिस्र में है। देखिए नाम है 32 नंबर का डेल्टा, ठीक है, डेल्टा का आप नाम सुने होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न क्या दिया इसमें। देखिए नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है, तो नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहते हैं, तो उसको डेल्टा कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुजाकार होता है ना आकृति, उसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का नामकरणकर्ता किसे माना जाता है, डेल्टा का नामकरणकर्ता किसको माना जाता है, तो डेल्टा का नामकरणकर्ता आपको हेरोडोटस को माना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। डेल्टा का नामकरणकर्ता हेरोडोटस को माना जाता है। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका प्रश्न है। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है, सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है, तो जो डेल्टा की आकृति होती है आपका त्रिभुज के जैसा होता है, त्रिभुजाकार। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। जो डेल्टा की आकृति होता है ना दोस्त आपका त्रिभुज के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, ठीक है। आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसा कम मिलेगा। देखिए अभी ज्योग्राफी चल रहा है, ये खत्म होने के बाद आपका हिस्ट्री चलेगा, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, बताइए। कौन सी परिस्थितियाँ डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो डेल्टा का निर्माण के लिए जरूरी है। देखिए नदी में बोझ की अधिक मात्रा, ये भी सही है। मुहाने पर ज्वार भाटे के मुक्त होना, ये भी, और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, ये भी सही है। तो ये सब के सब क्या करता है, डेल्टा बनाने में मदद करता है। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, तो सबसे बड़ा नदी डेल्टा आपको बताना है, तो सुंदरवन का डेल्टा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी वाला डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है, गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा जो है उसको किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है, तो उसको प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रगतिशील डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परित्याग डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, परित्याग डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका हवांगो नदी द्वारा। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, हवांगो नदी के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये सब दिया है। नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? नर्मदा नदी और तापी नदी ये किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, आप सबको बताना है। तो देखिए जो नर्मदा नदी है और तापी नदी है, तो नर्मदा और तापी दोनों मिलती है तो ज्वार ज्वार मतलब ज्वार नदमुखी बनाती है, ज्वार नदमुखी डेल्टा बनाती है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण मतलब प्रस्तुत करता है? कौन सा नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी जो नदी है ये आपका मतलब पांजा के जैसा डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है? किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा होता है, बताना है। चिड़िया के पैर जैसा होता है तो मिसिसिपी। मिसिसिपी का जो डेल्टा है ना ये चिड़िया के पैर के जैसा है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का जो डेल्टा है किस प्रकार का है? तो देखिए गंगा नदी का जो डेल्टा है आपका चापाकार है, चापाकार। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा नदी का डेल्टा चापाकार होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, आप लोग कंप्लीट जीके का तैयारी करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग लाइक जरूर कीजिए। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होती है? तो यह जो डेल्टा है आपका गौर से प्रारंभ होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, गौर से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? आपको बताना है कि ज्वार नदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नर्मदा नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पर। नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? तो किसकी रचना होती है स्थलाकृति की? तो आपको डेल्टा की। राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि नदी द्वारा वृद्धावस्था में महत्वपूर्ण स्थलाकृति बनता है आपका डेल्टा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? तो जो शुष्क डेल्टा होता है ना उसका निर्माण होता है आपका पर्वत पाद प्रदेश में, जहाँ नदियाँ पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहाँ पर आपका शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड रिवर यानी कि लाल नदी, रेड रिवर को किसी को क्या बोलते हैं? लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है, बताइए। रेड रिवर लाल नदी के क्षेत्र में डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है, बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई। यानी कि रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में आपका हनोई नगर स्थित है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। तो देखिए हम लोग उन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए कंप्लीट आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, आपके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती है, बताइए। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं कंटूर। राइट आंसर डी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटूर कहते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। तो जोड़ने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइसोहाइट कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं हैं। तो समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? तो समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोपाइक्लिनिक कहते हैं। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। आइसोपाइक्लिनिक, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लेकर। महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की
सामान्य मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहते हैं। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, आइसोहेलाइन कहा जाता है। समान मेघा क्षमता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान मेघा क्षमता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समान मेघा क्षमता को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, आइसोनेफ है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को, जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान हैं उसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको आइसोगोनल कहते हैं। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, आइसोगोनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, आइसोथर्म। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी आपको प्रॉफिट होने वाला है इस चैनल से। ठीक है, ये चैनल आपके लिए आपके जीवन में बहुत सारा खुशियाँ लाएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने स्टडी में लगे रहिए। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं? तो समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को। राइट आंसर डी हो जाएगा, समदाब रेखाएं जो है निम्न में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेल रेखाओं के द्वारा समान धूप का प्रदर्शन होता है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, समान धूप का प्रदर्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो जोड़ने वाली जो रेखाओं की संख्या होती है उसको हम लोग कोसी असम लाइन्स कहते हैं। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, कोसियम्बल लाइन्स कहा जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मिलाने वाली रेखा को आइसोब्रांड कहा जाता है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोब्रांड कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। तो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है, तो समान गहराई को मिलाने वाली रेखा को हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आइसोबाथ है। सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सूर्य ताप के समान अवधि वाले मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको आइसोहेल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेल कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो मिलाने वाली रेखाएं आइसोनिफ कहलाती है, आइसोनिफ। राइट आंसर बी हो जाएगा, आइसोनिफ कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग कर रहे हैं।
ये सब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न जरूर आप लोग कीजिए। और आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखिए तो जाकर जरूर देखिए, उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर समाप्त हुआ है, जो कि आपको 100% गारंटी है कि उस चैप्टर से आपका पूछा ही क्वेश्चन जाता है हमेशा। किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा क्या कहलाती है? तो किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली जो सीमा है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आइसोग्लास कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, आइसोग्लास। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भूकंपीय तीव्रता की समानता को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, भूकंपीय तीव्रता की समानता को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आइसोसीस्मल कहते हैं। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, आइसोसीस्मल कहा जाता है, आइसोसीस्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मिलाने वाली रेखा को हम लोग होमोसिस्मल कहते हैं। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल कहलाती है। महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो महासागरों और सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली जो रेखाएं होती है उसको आपको आइसोहाइट कहा जाता है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, उसको हाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइसोबाथ रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो आइसो जो बाथ रेखाएं हैं क्या प्रदर्शित करती है, यही बताना है आप सभी को। तो देखिए, जो आइसोबाथ रेखाएं होती हैं वो समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र प्रदर्शित करती है। समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र प्रदर्शित करती है आइसोबाथ रेखाएं। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? तो माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले, माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले को खींची जाती है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको समदिक्पाती रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समदिक्पाती रेखाएं। तो देखिए, ये भी चैप्टर यहीं तक समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आपको 34 नंबर चैप्टर का। तो अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, सब के सब आपको प्लेलिस्ट में दिया गया है, बिल्कुल फ्री में आपका सेशन चल रहा है। जीके का शाम को आपको 6 बजे चलता है और जीएस का सुबह चलता है, ठीक है। और आप लोग सभी लोग वो से मतलब बताना चाहते हैं कि 9 बजे आप लोग ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़िए। आप लोग 9 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है, सभी डाउट वहाँ पर आपको क्लियर होगा। आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए। चलिए, वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद आप सभी को। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 34 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 33 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इसमें हम लोग विश्व के स्थल रुद्ध देशों के देखने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, मेरा सिलेक्शन हो चुका है और आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए और जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, आपको यूट्यूब पर पहली बार आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में, आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है विश्व के स्थल रुद्ध देश,
यानी कि विश्व के स्थल रुद्ध देश से जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न दिया है, देखते हैं क्या दिया है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है जैरेम, जाम्बिया, कजाकिस्तान, नाइजर। बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान है। राइट आंसर सी हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्न में से कौन एक भू अवस्थित देश है, बताइए। निम्न में से कौन एक भू अवस्थित देश है। तो भू अवस्थित देश आपका युगांडा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, युगांडा आपका एक प्रकार का भू अवस्थित देश है। करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भू अवस्थित देश है, बताइए। भू अवस्थित देश कौन सा है। चिली, बोलिविया, ब्राज़ील, उरुग्वे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया। ठीक है, बोलिविया जो है आपका एक भू अवस्थित देश है, बोलिविया। करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको दिया है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है, बताइए। स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो आपको स्थल रुद्ध देश बताना है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, तजाकिस्तान जो है आपका स्थल रुद्ध देश है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और रुद्ध देश है, बताइए। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और रुद्ध देश कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस। बताइए क्या जवाब होगा आप सभी का। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल और रुद्ध देश कौन सा है। तो आपका लाओस है। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, लाओस है। करेक्ट आंसर डी। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल और रुद्ध देश हैं, बताइए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल और रुद्ध देश कौन सा है। ऑप्शन दिया है उरुग्वे और पराग्वे, उरुग्वे और इक्वेडोर, पराग्वे और बोलिविया, उरुग्वे और बोलिविया। बताइए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल और रुद्ध देश के नाम बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पराग्वे और बोलिविया। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, पराग्वे और बोलिविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, आपको सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। इससे आपका लाइफ बहुत आगे बढ़ेगा। क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है तो आप लोगों को पता है कि मैं जो कंटेंट किया हूँ वही आप सबको कंटेंट देंगे। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है, बताइए। सर्वाधिक संख्या में स्थल रुद्ध देश किस महाद्वीप में है। तो स्थल रुद्ध देश आपका है सबसे ज़्यादा अफ्रीका में है। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अफ्रीका में स्थल रुद्ध देश सबसे ज़्यादा है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, बताइए। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। आपका ऑप्शन है अंगोला, गैबोन, तंजानिया, जिम्बाब्वे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है आपका एक स्थल रुद्ध देश है। राइट आंसर डी हो जाएगा जिम्बाब्वे। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है, बताइए। कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, स्विट्जरलैंड। बताइए क्या होगा जवाब। तो स्थल रुद्ध देश नहीं आपका म्यांमार है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। म्यांमार जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि अफगानिस्तान, नेपाल और स्विट्जरलैंड ये सब के सब स्थल रुद्ध देश हैं, लेकिन म्यांमार स्थल रुद्ध देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? बताइए कौन सा एक देश जो है स्थल रुद्ध है? ऑप्शन है उरुग्वे, सूरीनाम, पेरू, बोलिविया। बताइए क्या जवाब होगा आप सभी का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोलिविया। बोलिविया जो है एक स्थल रुद्ध देश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन देश स्थल बाधित है? बताइए कौन सा देश स्थल बाधित है? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है अफगानिस्तान, हंगरी, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। और यहाँ बताया गया है कौन सा सही है। 1 और 2 सही है, 1 2 3 या 2 3 4 या 1 2 4। बताइए कौन सा सही है, कौन देश स्थल बाधित है? तो देखिए स्थल बाधित देश का नाम है अफगानिस्तान, और इसके साथ हंगरी और इसके साथ स्विट्जरलैंड, यानी कि 1 2 और 4। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, 1 2 4। तो देखिए स्थल रुद्ध देश जितने भी हैं हम लोग कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। अब इससे ज़्यादा प्रश्न आपको इस चैप्टर से नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए हमारे साथ है, ये आपका परिवार है, आप अपने परिवार के साथ जुड़ जाइए। और आप डेली जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट करते रहिए। और देखिए 9 बजे आपको लाइव क्लास में आना है, रात को 9 बजे ग्रुप डिस्कशन होता है, वहाँ पर आप सभी लोग जरूर आइए वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।